हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एंड आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो क्विज का क्वेश्चन है कि सिंधी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में कौन से ईयर में जोड़ी गई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जवाब। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। आप चाहें तो इन्हें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर डेमो क्लासेस देख के आप चाहें तो इनरोल कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर कोई और जानकारी चाहते हो तो आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हो। बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, तो यहाँ पे एक डेथ पेनल्टी से रिलेटेड आर्टिकल है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा एज सच कोई आर्टिकल आया नहीं है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। एक आर्टिकल आज हम इंडियन एक्सप्रेस से देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है डेमोक्रेसी का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी देश की उन्नति के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहला आर्टिकल जो है हम उठा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से, फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक मॉडल। मतलब बेसिकली देखो, इस आर्टिकल के थ्रू हम ये समझेंगे कि जितनी भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इंट्रा पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है, जिससे कि वो लोग जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें और लोगों का ट्रस्ट उन पे बने और देश की विकास में इसका काफी योगदान रहेगा। कैसे, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक बात बहुत ही साफ है, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी जो होती है ना वो दो टाइप्स की होती है। एक होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, एक होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब आप क्या समझते हो? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन देखो, जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब होता है ना कि 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, 4 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, लीडर को जनता चुन रही है, 18+ वोट दे रहे हैं, तो ये होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना वो आउटपुट में भी नजर आए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई कंट्री है विश्व की जिसका नाम है पाइना, ठीक है। अब ये जो पाइना है भाई, ये कह रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, पर भाई पता ये पड़ रहा है कि सिर्फ एक ही बंदे की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है, वही बंदा बार बार इलेक्ट होकर पाइना में लीडर बन जाता है। तो कहने के लिए तो डेमोक्रेसी हो गई, लेकिन जो सब्सटेंटिव पार्ट है ना डेमोक्रेसी का वो यहाँ पे नहीं है। जनता का मन कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा जब आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करके उसी से वोट करवा रहे हो? तो ये होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया में जो हमारे है वो हम कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन काफी सारे जो जानकार हैं या फिर क्रिटिसिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भैया सब्सटेंटिव में कमी है या कुछ इस तरीके की बातें। तो ये कुछ बातें थी। अब बात करते हैं आज के हमारे इस आर्टिकल के ऊपर, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है। जैसे कि बीजेपी के अंदर जो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो ये एक बेसिकली इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके अंदर जो गवर्नेंस है, इंटरनल गवर्नेंस, क्या वहां पे फेयरिटी है, मतलब फेयर चीजें चल रही हैं, लोग अपने ओपिनियन रख पा रहे हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो अब देखते हैं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन। भैया अगर वहां पे अंदर इक्वलिटी नहीं होगी, एक एग्जांपल ले लो, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो भैया फिर तो कोई जो नॉर्मल बंदा है अगर वो इलेक्ट होना चाहे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, सबकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। तो पहली प्रॉब्लम। दूसरा, लेस फैक्शनलिज्म। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज टूट जाती हैं, जैसे कि आप आज की डेट में कांग्रेस को देख लो, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन हो गए, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रही है। बीजेपी में भी इस तरीके की काफी गुटबाजियां सुनने में आती थी पहले, फिलहाल तो नहीं आ रही जब से मोदी एंड अमित शाह जी के लीडरशिप में चीजें चल रही हैं। और ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। सपा में आप देख रहे हैं पिता बेटे में विवाद हो गया, आप बीजेपी, आप बिहार में आप देख रहे हैं। तो ये जो लेस फैक्शनलिज्म है ना वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग एक दूसरे से सहमत नहीं है। और एक दूसरे से सहमत क्यों नहीं है, फैक्शनलिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग दूसरे से सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं? क्योंकि भाई सबको सबकी बातें ही नहीं सुनी जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग डिसाइड करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। तो अगर डेमोक्रेसी होगी पॉलिटिकल पार्टीज में तो फैक्शनलिज्म जो है वो कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। भैया कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको पसंद करते हो तो आपके लिए वो अकाउंटेबल है ना, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि भाई हाँ। तो अगर डेमोक्रेसी होगी पॉलिटिकल पार्टीज में तो पावर डिसेंट्रलाइज होगी, काफी सारे लीडर्स क्रिएट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दो लोगों पे सारी बातें चल रही हैं। जैसे कि आप कांग्रेस का एग्जाम्पल आप सामने ले लो यार, आप ये देखो कि किस तरीके से एक परिवार जो है उसी के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं
और इवन अंदर ही एक ग्रुप बन गया है G23 जो सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस के बनाया इनके अगेंस्ट में, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रलाइज हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आपकी प्रियंका गांधी के ऊपर। तो ये चीज डिसेंट्रलाइज होगी तो बेटर रहेगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कम होगा अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी फेयरिटी आ जाए, लोगों के बीच में जो बातें हैं ना सब बोल सकें, सबके फैसले सुने जाएं। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि यार 50 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो कोई भी डिसीजन लेना हो तो 50 लोग वोट डालें। तो इस तरीके की अगर चीजें होंगी ना तो बहुत बेटर रहेगा देश के लिए भी और इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। अब देखो रीजन क्या होते हैं डेमोक्रेसी डेफिसिट का इन पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों डेमोक्रेसी की जो हालत है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनली अच्छी नहीं होती है। सबसे पहली चीज डायनेस्टी पॉलिटिक्स, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यही आ रहे हैं यही जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम दिखेगी ना। सपा में कहने के लिए तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन उस समाजवादी पार्टी को लीड कौन करता है, एक ही परिवार, तो प्रॉब्लम है ना। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अमित शाह मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस में 3 लोग डिसाइड कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लैक ऑफ लॉ, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो कहीं नहीं कहता इस तरीके की बात कि भैया डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकल पार्टीज रन हो या प्रॉपर इनके वोट्स होने चाहिए, इनका भी मीटिंग होना चाहिए, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है, वहां पे कोई लॉज नहीं है, तो प्रॉब्लम है। पर्सनैलिटी कल्ट, मोदी जी का नाम चलता है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, फिर बाकी लोग अपने आप उनसे दबने लग जाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के। तो सेम और भी पॉलिटिकल पार्टीज में होता होगा। इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शंस, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या कभी हुई थी इस तरीके की, तो लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में ये कहा था कि भैया इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज के रिलेटेड कोई लॉज लेके आओ। इवन नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ पे इस तरीके की बात कही थी। सेकंड ARC रिपोर्ट जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट होती है 2008 की एथिक्स एंड गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर ये कही गई थी कि जो करप्शन है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रलाइज हैं, इनको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, हमने इस विषय के बारे में जानना है एंड आई होप आपको काफी यूजफुल लगा हो। दूसरा आर्टिकल जो है द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग, तो ये अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो काम की चीजें हैं वो देख लेते हैं। ये अभी पूरा डेथ पेनल्टी का मामला जो है ना वो किस केस में आया, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस केस के अंदर जो है ना हमारी कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी हैं कि किस किस तरीके पे डेथ पेनल्टी का ध्यान रखना चाहिए, और भी ये भी बोला है कोर्ट ने कि डेथ पेनल्टी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। पहले आप ये देखो कि क्या वो बंदा रिफॉर्म हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसको फिर चांस दो। इस तरीके की बातें यहाँ पे कही गई हैं। कुछ और भी डेथ पेनल्टी के केस इंडिया में हम देख लेते हैं। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल इफ स्टेब्लिश बाय लॉ प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो ये जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कहा गया था। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन आई थी, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी कि किस किस केसेस पे ही डेथ पेनल्टी देनी है। सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस पे देनी है, और वो क्या है, जब कोई ऐसा मर्डर कमिट हो जो कि एक्सट्रीमली ब्रूटल हो, रिडिकुलस हो, डायबोलिकल हो, रिवोल्टिंग हो, या कुछ इस तरीके का हो जो सोसाइटी एट अ लार्ज पे काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करे, तो उनको डेथ पेनल्टी दो। और व्हेन टोटल डिप्रेविटी एंड क्रुएल्टी आर द मोटिव्स बिहाइंड अ मर्डर, तब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की संख्या में उसको लाइए। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं प्रीवियसली हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी। वाई इज CM ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अ ट्रेटर, स्मृति ईरानी जी ने कहा है। देखो आरोप लगे हुए हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन जो कि एक मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के। क्या क्या मामला है, देखो ये इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ 16.39 करोड़ ब्लैक मनी, और बाद में ही उसी से इन्होंने करीबन 200 बीघा के आसपास दिल्ली में जमीन खरीद ली थी। ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने कबूल लिया है कि इन्होंने ये पैसे मनी लॉन्डर किए थे और ये इसका टैक्स पे करने के लिए रेडी हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया इनको फ्रेम किया जा रहा है, ये बीजेपी की साजिश है। तो ये पूरा मसला है। यूरोपियन यूनियंस बैन ऑन रशियन ऑयल, तो देखो रशिया के ऊपर काफी सारा बैन तो पहले भी लगा दिया गया था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। अब काफी हद तक कहा जा रहा है कि 2022 के एंड तक जो है ना रशियन क्रूड ऑयल सेल्स टू EU कुड बी रिड्यूस बाय 90% बाय एंड ऑफ 2022, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखो ये रशिया के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, आप सिंपल सी एक बात समझ लो।
आप एक मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, उस मोहल्ले में 20 दुकानें हैं, मतलब सॉरी 20 घर हैं, 20 घर में आपकी एक छोटी सी दुकान है राशन की, जिससे कि 20 घर आपसे सामान खरीदते हैं, ठीक है। वहीं पे आपके मोहल्ले के बाहर भी एक दो दुकान है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि मोहल्ले में जाके ले लो। अब क्या हुआ ना, आप जो है बड़े बदतमीज टाइप के क्रिकेटर थे, आपने जो है सबके घरों में क्रिकेट की बॉल फेंक फेंक के उनके कांच तोड़ दिए, और अब आपसे उनकी किसी की बन्नी बंद हो गई। अब बन्नी बंद हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो उन्होंने जो है ना आपके यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दिया। पहले 20 घर में से 20 घर आपके खरीदते थे सामान, अब आपके यहाँ से सिर्फ गिन के 3 या 4 लोग खरीद रहे हैं सामान। बाकी जो 17-18 लोग जो है ना वो बाहर की दुकानों से जाके ले रहे हैं। आपकी क्या हालत होगी, बिल्कुल आप सड़क पे आने के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो यही दिल पे मत लेना, समझाने के लिए था। तो यही यहाँ पे करने के मूड में है। रशिया को जो है ना इकोनॉमिकली हिट करने के पूरा प्रयास किया जा रहा है, किसी भी तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया है। और अभी तो देखो रशिया पे इतनी डिपेंडेंसी है ना कि तुरंत तो खत्म करना मुश्किल है, लेकिन विद टाइम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन रशिया भी अपना गेम खेल रहा है, वो कम दामों में जो अलग अलग कंट्रीज को क्रूड ऑयल और ये सब बेच रहा है, जिससे उसको काफी अच्छा इकोनॉमिकली अभी बैकिंग मिल रही है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और ये युद्ध जो है ना ये शांत होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है। आप ये देखिए यूएस की बदतमीजी, यूएस टू सेंड एडवांस रॉकेट्स टू यूक्रेन, ये कह रहे हैं कि अपने बॉर्डर के बाहर मत दागना, लेकिन हम भेज रहे हैं तुम्हें। इसका नाम है हिमरस, अब मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएस यूक्रेन को भेजेगा। द रॉकेट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ $700 million ट्रेंच ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर यूक्रेन फ्रॉम द यूएस that will include helicopters, javelin anti-tank weapon systems, tactical vehicles, spare parts and more, to senior administration officials said on Tuesday। तो भैया ये जो है ये यूएसए कर रहा है, रशिया को ये चीज पसंद नहीं आई है। अब बताओ अगर हथियार सप्लाई आप कर रहे हो तो ये किस तरीके से युद्ध को शांत करने में मदद करेगा? नहीं करेगा, और मामला बढ़ेगा और लंबा चलेगा, जो कि यूएस चाह रहा है। यूएसए चाह रहा है कि रशिया जो है लंबे समय तक युद्ध में रहे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली काफी हिट हो जाए। इकोनॉमिकली क्यों हिट होता है? कोई भी कंट्री जो वॉर में जाता है, देखो भाई आप सेना भेज रहे हो, आप काफी सारा गोला बारूद असला दाग रहे हो, उन सेना में किसी को चोट लग रहा है तो आप उनकी असिस्टेंस कर रहे हो। तो कोई भी कंट्री इसीलिए वॉर में नहीं जाना चाहता है, जो कि वॉर में चले गए ना तो फिर जो है आपका काफी सारा जो पैसा है ना वहीं एलोकेट हो जाता है, देश की इकोनॉमी जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक और खबर आई है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम सिस्टम है उन्होंने कुछ नाम रिकमेंड किए थे, और वो नाम जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब फाइनली पास करके जजेस के तौर पे चुन लिए हैं। इसमें देखिए एक सादिक नरगल करके हैं, वसीम सादिक नरगल, जो एडवोकेट थे आपके जम्मू एंड कश्मीर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहाँ पे थे ये नहीं पता है, बट इनको जम्मू एंड कश्मीर का एडिशनल जज की तरह, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की तरह जो है वो अपॉइंट कर दिया। ये नाम इसलिए इतना लिया जा रहा है क्योंकि ये नाम जो है ना 2018 में रिकमेंड किया गया था, लेकिन 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठंडे बस्ते में इनका नाम डाला हुआ था। फिर कोलेजियम देखो कैसे वर्क करता है, कोलेजियम के नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार वापस से कोलेजियम को भेज सकता है कि भैया इस नाम को रिकंसीडर करो। लेकिन अगर कोलेजियम ने फिर से नाम भेज दिया ना, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, और फिर उनको उस बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2021 में फाइनली इनको जो है अपॉइंट किया गया। इसकी तरह और इसी तरीके से और भी जजेस जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।